नमस्कार मित्रों, मैं हूं बाबू राकेश सिंह, कमलेश्वरी उपन्यास का लेखक एवं महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज अध्यापक हिंदी। आप सबके समक्ष लेके आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी शराब की दुकान। कांग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश था, शराब और ताड़ी की दुकानों पर कौन धरना देने जाए। कमेटी के 25 मेंबर सिर झुकाए बैठे थे, पर किसी के मुंह से बात न निकलती थी। मामला बड़ा नाजुक था। पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाना तो ज़्यादा मुश्किल बात न थी। पुलिस के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे तो सभी जगह होते हैं। लेकिन पुलिस के अफसर कुछ लोगों को छोड़कर सभ्यता से इतने खाली नहीं होते कि जाति और देश पर जान देने वालों के साथ दुर्व्यवहार करें। लेकिन नशेबाजों में यह जिम्मेदारी कहाँ। उनमें तो अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घुड़की धमकी के सिवा और किसी शक्ति के सामने झुकने की आदत नहीं। मारपीट से नशा हिरन हो सकता है, पर शांतिवादियों के लिए तो दरवाज़ा बंद है। तब कौन इस ओखली में सिर दे, कौन पियक्कड़ों की गालियां खाए। बहुत संभव है कि वे हाथापाई कर बैठे। उनके हाथों पिटना किसे मंजूर हो सकता था। फिर पुलिस वाले भी बैठे तमाशा न देखेंगे, उन्हें और भी भड़काते रहेंगे। पुलिस की सह पाके ये नशे के बंदे जो कुछ न कह डालें, वह थोड़ा। ईंट का जवाब पत्थर से दे नहीं सकते। और इस समुदाय पर विनती का कोई असर नहीं। एक मेंबर ने कहा, मेरे विचार में तो इन जातों में पंचायतों को फिर संभालना चाहिए। इधर हमारी लापरवाही से उनकी पंचायतें निर्जीव हो गई हैं। इसके सिवा मुझे तो और कोई उपाय नहीं सूझता। सभापति ने कहा, हाँ, यह एक उपाय है, मैं इसे नोट किए लेता हूँ, पर धरना देना जरूरी है। दूसरे महाशय बोले, उनके घरों पर जाकर समझाया जाए तो अच्छा असर होगा। सभापति ने अपनी चिकनी खोपड़ी सहलाते हुए कहा, यह भी अच्छा उपाय है, मगर धरने को हम लोग त्याग नहीं सकते। फिर सन्नाटा हो गया। पिछली कतार में एक देवी भी मौन बैठी हुई थी। जब कोई मेंबर बोलता, वह एक नज़र उसकी तरफ डालकर सिर झुका लेती थी। यही कांग्रेस की लेडी मेंबर थी। उनके पति महाशय जीपी सक्सेना कांग्रेस के अच्छे काम करने वालों में थे। उनका देहांत हुए 3 साल हो गए थे। मिसेस सक्सेना ने इधर 1 साल से कांग्रेस के कामों में भाग लेना शुरू कर दिया था, और कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना मेंबर चुन लिया था। वह शरीफ घरानों में जाकर स्वदेशी और खद्दर का प्रचार करती थी। जब कभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ी होती तो उनका जोश देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाश में उड़ जाना चाहती हैं। कुंदन का सा रंग लाल हो जाता था। बड़ी बड़ी करुण आँखें, जिनमें जल भरा हुआ मालूम था, चमकने लगती थीं। बड़ी खुशमिजाज और इसके साथ बला की निर्भीक स्त्री थी। दबी हुई चिंगारी थी जो हवा पाकर दहक उठती है। उनके मामूली शब्दों में इतना आकर्षण कहाँ से आ जाता था, कह नहीं सकते। कमेटी के कई जवान मेंबर जो पहले कांग्रेस में बहुत कम आते थे, अब बिला नागा आने लगे थे। मिसेस सक्सेना कोई भी प्रस्ताव करें
उनका अनुमोदन करने वालों की कमी न थी। उनकी सादगी, उनका उत्साह, उनकी विनय, उनकी मृदुवाणी कांग्रेस पर उनका सिक्का जमाए देती थी। हर आदमी उनकी खातिर सम्मान की सीमा तय करता था, पर उनकी स्वाभाविक नम्रता उन्हें अपने दैवी साधनों से पूरा पूरा फायदा न उठाने देती थी। जब कमरे में आती, लोग खड़े हो जाते थे, पर वह पिछली सबसे आगे न बढ़ती थी। मिसेस सक्सेना ने प्रधान से पूछा, शराब की दुकानों पर औरतें धरना दे सकती हैं? सबकी आंखें उनकी ओर उठ गईं। इस प्रश्न का आशय सब समझ गए। प्रधान ने कातर स्वर में कहा, महात्मा जी ने तो यह काम औरतों ही को सुपुर्द करने पर जोर दिया है, पर मिसेस सक्सेना ने उन्हें अपना वाक्य पूरा करने न दिया। बोली, तो फिर मुझे इस काम पर भेज दीजिए। लोगों ने कौतूहल की आंखों से मिसेस सक्सेना को देखा। यह सुकुमारी, जिसके कोमल अंगों में शायद हवा भी चुभती हो, गंदी गलियों में ताड़ी और शराब की दुर्गंध भरी दुकानों के सामने जाने और नशे से पागल आदमियों की कलुषित आंखों और बाहों का सामना करने को कैसे तैयार हो गई। एक महाशय ने अपने समीप के आदमी के कान में कहा, बला की निडर औरत है। उन महाशय ने जले हुए शब्दों में उत्तर दिया, हम लोगों को कांटों में घसीटना चाहती हैं और कुछ नहीं। वह बेचारी क्या पिकेटिंग करेगी? दुकान के सामने खड़ा तक तो हुआ न जाएगा। प्रधान ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपके साहस और उत्सर्ग की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मेरे विचार में अभी इन शहर की दशा ऐसी नहीं है कि देवियाँ पिकेटिंग कर सकें। आपको खबर नहीं, नशेबाज कितने मुंहफट होते हैं। विनय तो वह जानते ही नहीं। मिसेस सक्सेना ने व्यंग्य भाव से कहा, तो क्या आपका विचार है कि कोई ऐसा जमाना भी आएगा जब शराबी लोग विनय और शील के पुतले बन जाएंगे? यह दशा तो हमेशा ही रहेगी। आखिर महात्मा जी ने कुछ समझकर ही तो औरतों को यह काम सौंपा है। मैं नहीं कह सकती कि मुझे कहाँ तक सफलता होगी, पर इस कर्तव्य को टालने से काम न चलेगा। प्रधान ने पसोपेश में पढ़कर कहा, मैं तो आपको इस काम के लिए घसीटना उचित नहीं समझता। आगे आपको अख्तियार है। मिसेस सक्सेना ने जैसे विनय का आलिंगन करते हुए कहा, मैं आपके पास फरियाद लेकर न आऊँगी कि मुझे फला आदमी ने मारा या गाली दी। इतना जानती हूँ कि अगर मैं सफल हो गई तो ऐसी स्त्रियों की कमी न रहेगी जो इन काम को 16 आने अपने हाथ में न ले लें। इस पर एक नौजवान मेंबर ने कहा, मैं सभापति जी से निवेदन करूँगा कि मिसेस सक्सेना को यह काम देकर आप हिंसा का सामना कर रहे हैं। इससे यह कहीं अच्छा है कि आप मुझे यह काम सौंपें। मिसेस सक्सेना ने गर्म होकर कहा, आपके हाथों हिंसा होने का डर और भी ज़्यादा है। इस नौजवान मेंबर का नाम था जयराम। एक बार एक कड़ा व्याख्यान देने के लिए जेल हो आए थे। पर उस वक्त उनके सिर गृहस्थी का भार न था। कानून पढ़ते थे। अब उनका विवाह हो गया था, 2-3 बच्चे भी हो गए थे। दशा बदल गई थी। दिल में वही जोश, वही तड़प, वही दर्द था, पर अपनी हालत से मजबूर थे। मिसेस सक्सेना की ओर नम्र आग्रह से देख कर बोले,
आप मेरी खातिर इस गंदे काम में हाथ न डालें। मुझे 1 सप्ताह का अवसर दीजिए। अगर इस बीच में कहीं दंगा हो जाए तो आपको मुझे निकाल देने का अधिकार होगा। मिसेस सक्सेना जयराम को खूब जानती थी। उन्हें मालूम था कि वह त्याग और साहस का पुतला है और अब तक परिस्थितियों के कारण पीछे दबका हुआ था। इसके साथ ही वह यह भी जानती थी कि इसमें वह धैर्य और बर्दाश्त नहीं है जो पिकेटिंग के लिए लाजमी है। जेल में उसने दारोगा को अपशब्द कहने पर चांटा लगाया था और उसकी सजा 3 महीने और बढ़ गई थी। बोली, आपके सिर गृहस्थी का भार है। मैं घमंड नहीं करती, पर जितने धैर्य से मैं यह काम कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते। जयराम ने उसी नम्र आग्रह के साथ कहा, आप मेरे पिछले रिकॉर्ड पर फैसला कर रही हैं। आप भूल जाती हैं कि आदमी की अवस्था के साथ उसकी उद्दंडता घटती जाती है। प्रधान ने कहा, मैं चाहता हूँ महाशय जयराम इस काम को अपने हाथों में लें। जयराम ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सच्चे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। मिसेस सक्सेना ने निराश होकर कहा, महाशय जयराम आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है और मैं इसे कभी क्षमा न करूँगी। आप लोगों ने इस बात का आज नया परिचय दे दिया कि पुरुषों के अधीन स्त्रियां अपने देश की सेवा भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन तीसरे पहर जयराम 5 स्वयंसेवकों को लेकर बेगमगंज के शराब खाने की पिकेटिंग करने जा पहुंचा। ताड़ी और शराब दोनों की दुकानें मिली हुई थी। ठेकेदार भी एक ही था। दुकान के सामने सड़क की पटरी पर अंदर के आंगन में नशेबाजों की टोलियां विष में अमृत का आनंद लूट रही थी। कोई वहाँ अफलातून से कम न था। कहीं वीरता की डींग थी, कहीं अपने दान दक्षिणा के पचड़े, कहीं अपने बुद्धि कौशल का आलाप। अहंकार नशे का मुख्य रूप। एक बूढ़ा शराबी कह रहा था, भैया जिंदगानी का भरोसा नहीं। हाँ, कोई भरोसा नहीं। मेरी बात मान लो, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। बस यही खाना खिलाना याद रह जाएगा। धन दौलत जगह जमीन सब धरी रह जाएगी। 2 ताड़ी वालों में एक दूसरी बहस छिड़ी हुई थी। हम तुम रियाया हैं भाई, हमारी मजाल है कि सरकार के सामने सिर उठा सकें। अपने घर में बादशाह को गालियां दे लो, लेकिन मैदान में आना कठिन है। कहाँ की बात भैया, सरकार तो बड़ी चीज़ है। लाल पगड़ी देखकर तो घर भाग जाते हो। छोटा आदमी भरपेट खा के बैठता है तो समझता है अब बादशाह हम ही हैं, लेकिन अपनी हैसियत को भूलना न चाहिए। बहुत पक्की बात कहते हो खां साहब, अपनी असलियत पर डटे रहो। जो राजा है वह राजा है, जो प्रजा है वह प्रजा है। भला प्रजा कहीं राजा हो सकता है? हो सकता है। इतने में जयराम ने आकर कहा, राम राम भाइयों, राम राम। 5-6 खद्दरधारी मनुष्यों को देखकर सभी लोग उनकी ओर शंका और कुतूहल से ताकने लगे। दुकानदार ने चुपके से अपने एक नौकर के कान में कुछ कहा और नौकर दुकान से उतरकर चला गया। जयराम ने झंडे को जमीन पर खड़ा करके कहा, भाइयों, महात्मा गांधी का हुक्म है कि आप लोग ताड़ी शराब न पिएं। जो रुपए आप यहाँ उड़ा देते हैं वह अगर अपने बाल बच्चों को खिलाने पिलाने में खर्च करें तो कितनी अच्छी बात हो। जरा देर के नशे के लिए आप अपने बाल बच्चों को भूखों मारते हैं, गंदे घरों में रहते हैं, महाजन की गालियाँ खाते हैं। सोचिए, इस रुपए से आप अपने प्यारे बच्चों को कितने आराम से रख सकते हैं। एक बूढ़े शराबी ने अपने साथी से कहा, भैया है तो बुरी चीज़, घर तबाह करके छोड़ देती है। मुदा इतनी उम्र पीते कट गई तो हम मरते दम क्या छोड़े। उसके साथी ने समर्थन किया, पक्की बात कहते हो चौधरी, जब इतनी उम्र पीते कट गई तो मरते दम क्यों छोड़े। जयराम ने कहा, वाह चौधरी, यही तो उम्र है छोड़ने की,
जवानी तो दीवानी होती है। उस वक्त सब कुछ मुआफ है। चौधरी ने तो कोई जवाब न दिया, लेकिन उसके साथी ने, जो काला मोटा बड़ी बड़ी मूँछों वाला आदमी था, सरल आपत्ति के भाव से कहा, अगर पीना बुरा है तो अंग्रेज क्यों पीते हैं? जयराम वकील था, उससे बहस करना भीड़ के छत्तों को छेड़ना था। बोला, यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। अंग्रेजों के बाप दादा अभी 150-200 साल पहले लुटेरे थे। हमारे तुम्हारे बाप दादा ऋषि मुनि थे। लुटेरों की संतान पिए तो पीने दो, उनके पास न कोई धर्म है न नीति, लेकिन ऋषियों की संतान, उनकी नकल क्यों करें? हम और तुम उन महात्माओं की संतान हैं जिन्होंने दुनिया को सिखाया, जिन्होंने दुनिया को आदमी बनाया। हम अपना धर्म छोड़ बैठे, उसी का फल है कि आज हम गुलाम हैं। लेकिन अब हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का फैसला कर लिया है। और एकाएक थानेदार और 4-5 कांस्टेबल आ खड़े हुए। थानेदार ने चौधरी से पूछा, यह लोग तुमको धमका रहे हैं? चौधरी ने खड़े होकर कहा, नहीं हुजूर, यह तो हमें समझा रहे हैं। कैसे प्रेम से समझा रहे हैं कि वाह। थानेदार ने जयराम से कहा, अगर यहाँ फिसाद हो जाए तो आप जिम्मेदार होंगे? जयराम, मैं उस वक्त तक जिम्मेदार हूँ जब तक आप न रहें। आपका मतलब है कि मैं फिसाद कराने आया हूँ? मैं यह नहीं कहता, लेकिन आप आए हैं तो अंग्रेजी साम्राज्य की अतुल शक्ति का परिचय जरूर ही दीजिएगा। जनता में उत्तेजना फैलेगी, तब आप पिल पड़ेंगे और 10-20 आदमियों को मार गिराएंगे। वही सब जगह होता है और यहाँ भी होगा। सब इंस्पेक्टर ने ओठ चबाकर कहा, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे जाब्ते की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जयराम ने अविचल भाव से कहा, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरे बहुत से भाई यहाँ जमा हैं और मुझे उनसे बातचीत करने का उतना ही हक है जितना आपको। इस वक्त तक सैकड़ों दर्शक जमा हो गए थे। दारोगा ने अफसरों से पूछे बगैर और कोई कार्रवाई करना उचित न समझा। अकड़ते हुए दुकान पर गए और कुर्सी पर पांव रखकर बोले, ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं। दुकानदार ने गिड़गिड़ा कर कहा, हुजूर, मेरी तो बधिया बैठ जाएगी। दरोगा को 4 गुंडे बुलाकर भागा क्यों नहीं देते? मैं कुछ न बोलूँगा, हाँ जरा एक बोतल अच्छी सी भेज देना। कल न जाने क्या भेज दिया, कुछ मज़ा ही नहीं आया। थानेदार चला गया तो चौधरी ने अपने साथी से कहा, देखा कल्लू, थानेदार कितना बिगड़ रहा था। सरकार चाहती है हम लोग खूब शराब पिएं और कोई हमें समझाने न पाए। शराब का पैसा भी तो सरकार ही में जाता है। कल्लू ने दार्शनिक भाव से कहा, हर एक बहाने से पैसा खींचते हैं सब। चौधरी, तो फिर क्या सलाह है तो बुरी चीज़। कल्लू, बहुत बुरी चीज़ है भैया, महात्मा जी का हुक्म है तो छोड़ ही देना चाहिए। चौधरी, अच्छा तो यह लो, आज से अगर पिए तो 2 गला। यह कहते हुए चौधरी ने बोतल ज़मीन पर पटक दी। आधी बोतल शराब ज़मीन पर बहकर सूख गई। जयराम को शायद जिंदगी में कभी इतनी खुशी न हुई थी। जोर जोर से तालियां बजाकर उछल पड़े। उसी वक्त दोनों ताड़ी पीने वालों ने भी महात्मा जी की जय पुकारी और अपनी हांडी जमीन पर पटक दी। एक स्वयंसेवक ने लपक कर फूलों की माला ली और चारों आदमियों के गले में डाल दी। सड़क की पटरी पर कई नशेबाज बैठे इन चारों आदमियों की तरफ उस दुर्बल भक्ति से ताक रहे थे जो पुरुषार्थहीन मनुष्यों का लक्षण है। वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति न था जो अंग्रेजों की मांस, मदिरा या ताड़ी को जिंदगी के लिए अनिवार्य समझता हो और उसके बगैर जिंदगी की कल्पना भी न कर सके। सभी लोग नशे को दूषित समझते थे, केवल दुर्बलेंद्रिय होने के कारण नित्य आकर पी जाते थे। चौधरी जैसे
घाघ पियक्कड़ को बोतल पटकते देखकर उनकी आंखें खुल गईं। एक मरियल दाढ़ी वाले आदमी ने आकर चौधरी की पीठ ठोंकी। चौधरी ने उसे पीछे धकेल कर कहा, पीठ क्या ठोंकते हो जी, जाकर अपनी बोतल पटक दो। दाढ़ी वाले ने कहा, आज और पी लेने दो चौधरी, अल्लाह जानता है कल से इधर भूल कर भी न आऊँगा। चौधरी, जितनी बची हो उसके पैसे हमसे ले लो, घर जाकर बच्चों को मिठाई खिला देना। दाढ़ी वाले ने जाकर बोतल पटक दी और बोला, लो तुम भी क्या कहोगे, अब तो हुए खुश। चौधरी, अब तो न पियोगे कभी। दाढ़ी वाले ने कहा, अगर तुम न पियोगे तो मैं भी न पीऊँगा। जिस दिन तुमने पी उस दिन फिर शुरू कर दी। चौधरी की तत्परता ने दुराग्रह की जड़ें हिला दी। बाहर अभी 5-6 आदमी और थे। वे सचेत निर्लज्जता से बैठे हुए अभी तक बीते जाते थे। जयराम ने उनके सामने जाकर कहा, भाइयों, आपके 5 भाइयों ने अभी आपके सामने अपनी अपनी बोतल पटक दी। क्या आप उन लोगों को बाजी जीत ले जाने देंगे? एक ठिगने काले आदमी ने, जो किसी अंग्रेज का खानसामा मालूम होता था, लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, हम पीते हैं, तुमसे मतलब, तुमसे भीख मांगने तो नहीं जाते। जयराम ने समझ लिया, अब बाजी मार ली। गुमराह आदमी जब विवाद करने पर उतर आए तो समझ लो वह रास्ते पर आ जाएगा। चुप्पा ऐब वह जितना घड़ा है जिस पर किसी बात का असर नहीं होता। जयराम ने कहा, अगर मैं अपने घर में आग लगाऊं तो उसे देखकर क्या आप मेरा हाथ न पकड़ लेंगे? मुझे तो इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है कि आप मेरा हाथ ही न पकड़ लेंगे, बल्कि मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती खींच ले जाएंगे। चौधरी ने खानसामा की तरफ मुग्ध आंखों से देखा, मानो कह रहा है कि इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है, और बोला, जमादार, अब इसी बात पर बोतल पटक दो। खानसामा ने जैसे काट खाने के लिए दांत तेज कर लिए और बोला, बोतल क्यों पटक दूं, पैसे नहीं दिए हैं। चौधरी परास्त हो गया। जयराम से बोला, इन्हें छोड़िए बाबूजी, यह लोग इस तरह मानने वाले आसामी नहीं हैं। आप इनके सामने जान भी दे दें तो भी शराब न छोड़ेंगे। हाँ, पुलिस की एक घुड़की पा जाएं तो फिर कभी इधर भूल कर भी न आएंगे। खानसामा ने चौधरी की ओर तिरस्कार के भाव से देखा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम समझते हो कि मैं ही मनुष्य हूँ, यह सब पशु हैं? फिर बोला, तुमसे क्या मतलब है जी, क्यों बीच में कूद पड़ते हो? मैं तो बाबूजी से बात कर रहा हूँ ना। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बोतल पटक कर वाह वाह कराऊँ, कल फिर मुंह में कालिख लगाऊँ, घर पर मंगवा कर पीऊँ। जब यहाँ छोड़ेंगे तो सच्चे दिल से छोड़ेंगे, फिर कोई लाख रुपए भी दे तो आंख उठाकर न देखें। जयराम, मुझे आप लोगों से ऐसी ही आशा है। चौधरी ने खानसामा की ओर कटाक्ष करके कहा, क्या समझते हो मैं कल फिर पीने आऊँगा? खानसामा ने उद्दंडता से कहा, हाँ हाँ कहता हूँ, तुम आओगे और बंद कराओगे, कहो पक्के कागज़ पर लिख दूँ। चौधरी, अच्छा भाई, तुम बड़े धर्मात्मा हो, मैं पापी सही, तुम छोड़ोगे तो ज़िंदगी भर के लिए छोड़ोगे। मैं आज छोड़कर कल फिर पीने लगूँगा, यही सही। मेरी एक गांठ बांध लो, तुम उस वक्त छोड़ोगे जब ज़िंदगी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, इसके पहले तुम नहीं छोड़ सकते। खानसामा, तुम मेरे दिल का हाल क्या जानते हो? चौधरी, जानता हूँ, तुम्हारे जैसे सैकड़ों आदमी को भुगत चुका हूँ। खानसामा, तो तुमने ऐसे वैसे बेशर्मों को देखा होगा, हयादार आदमियों को न देखा होगा। यह कहते हुए उसने जाकर बोतल पटक दी, और अब अगर तुम इस दुकान पर देखना तो मुंह में कालिख लगा देना। चारों तरफ तालियां बजने लगी। मर्द ऐसे होते हैं। ठेकेदार ने दुकान के नीचे उतर कर कहा, तुम लोग अपनी अपनी दुकान पर क्यों नहीं जाते जी? मैं तो किसी की दुकान पर नहीं जाता।
एक दर्शक ने कहा, खड़े हैं तो तुमसे मतलब, सड़क तुम्हारी नहीं है, तुम गरीबों को लूटे जाओ, किसी के बाल बच्चे भूखों मरें, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। दूसरे शराबियों से, क्या यारों, अब भी पीते जाओगे, जानते हो यह किसका हुक्म है, अरे कुछ भी तो शर्म करो। जयराम ने दर्शकों से कहा, आप लोग यहाँ भीड़ न लगाएं और न किसी को भला बुरा कहें। मगर दर्शकों का समूह बढ़ता जाता था। अभी तक 4-5 आदमी बेगम बैठे हुए कुल्हड़ पर कुल्हड़ चढ़ा रहे थे। एक मनचले आदमी ने जाकर उस बोतल को उठा लिया जो उनके बीच में रखी हुई थी और पटकना चाहता था कि चारों शराबी उठ खड़े हुए और उसे पीटने लगे। जयराम और उसके स्वयंसेवक तुरंत वहां पहुंच गए और उसे बचाने की चेष्टा करने लगे। चारों ओर उसे छोड़कर जयराम की तरफ लपके। दर्शकों ने देखा कि जयराम पर मार पड़ा चाहती है तो कई आदमी झल्लाकर उन चारों शराबियों पर टूट पड़े, लातें, घूंसे और डंडे चलाने लगे। जयराम को इसका कुछ अवसर न मिलता था कि किसी को समझाए। दोनों हाथ फैलाए उन चारों के वारों से बच रहा था। वह चारों भी आपे से बाहर होकर दर्शकों पर डंडे चला रहे थे। जयराम दोनों तरफ से मार खाता था। शराबियों के वार भी उस पर पड़ते थे, तमाशाइयों के वार भी उसी पर पड़ते थे, पर वह उनके बीच से हटता न था। अगर वह इस वक्त अपनी जान बचाकर हट जाता तो शराबियों की खैरियत न थी। इसका दोष कांग्रेस पर पड़ता। वह कांग्रेस को इस आक्षेप से बचाने के लिए अपने प्राण देने पर तैयार था। मिसेज सक्सेना को अपने ऊपर हंसने का मौका वह देना चाहता था। आखिर उसके सिर पर डंडा इस जोर से पड़ा कि वह सिर पकड़कर बैठ गया। आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगीं। फिर उसे होश न रहा। जयराम सारी रात बेहोश पड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब उसे होश आया तो सारी देह में पीड़ा हो रही थी और कमजोरी इतनी थी कि रह रह कर जी डूबता जाता था। एकाएक सिरहाने की तरफ आंख उठ गई तो मिसेस सक्सेना बैठी नजर आई। उन्हें देखते ही स्वयंसेवकों के मना करने पर भी उठ बैठा। दर्द और कमजोरी दोनों जैसे गायब हो गई। एक एक अंग में स्फूर्ति दौड़ने लगी। मिसेस सक्सेना ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आपको बड़ी चोट आई, इसका सारा दोष मुझ पर है। जयराम ने भक्तिमय कृतज्ञता के भाव से देखकर कहा, चोट तो ऐसी ज़्यादा न थी, इन लोगों ने बरबस पट्टी सट्टी बांधकर जख्मी बना दिया। मिसेस सक्सेना ने ग्लानित होकर कहा, मुझे आपको न जाने देना चाहिए था। जयराम, आपका वहाँ जाना उचित न था। मैं आपसे अब भी यही अनुरोध करूँगा कि उस तरफ न जाइएगा। मिसेस सक्सेना ने जैसे उन बाधाओं पर हंसकर कहा, वाह, मुझे आज से वहाँ पिकेट करने की आज्ञा मिल गई है। अब मेरी इतनी विनय मान जाइएगा। सोहदों के लिए आवाज़ कसना बिल्कुल मामूली बात है। मैं आवाज़ों की परवाह नहीं करती। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप इस हालत में? मिसेस सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, सच। यह नहीं हो सकता जब तक डॉक्टर यह न कह देगा कि अब आप वहाँ जाने के योग्य हैं। आपको न जाने दूंगी, किसी तरह नहीं। तो मैं भी आपको न जाने दूंगा। मिसेस सक्सेना ने मृदु व्यंग के साथ कहा, आप भी अन्य पुरुषों ही की भांति स्वार्थ के पुतले हैं, सदा यश खुद लूटना चाहते हैं, औरतों को कोई मौका नहीं देना चाहते। कम से कम यह तो देख लीजिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या नहीं। जयराम ने व्यथित कंठ से कहा, जैसी आपकी इच्छा। तीसरे पहर मिसेस सक्सेना 4 स्वयंसेवकों के साथ बेगमगंज चली।
जयराम आंखें बंद किए चारपाई पर पड़ा था। शोर सुनकर चौंका और अपनी स्त्री से पूछा, यह कैसा शोर है? स्त्री ने खिड़की से झांक कर देखा और बोली, वह औरत जो कल आई थी झंडा लिए कई आदमियों के साथ जा रही है, इसे शर्म भी नहीं आती? जयराम ने उसके चेहरे पर क्षमा की दृष्टि डाली और विचार में डूब गया। फिर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं भी वहीं जाता हूँ। स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, अभी कल मार खाकर आए हो, आज फिर जाने की सूझी? जयराम ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम उसे मार कहती हो, मैं उसे उपहार समझता हूँ। स्त्री ने उसका रास्ता रोक लिया, कहती हूँ तुम्हारा जी अच्छा नहीं है, मत जाओ। क्यों मेरी जान के ग्राहक हुए हो? उसकी देह में हीरे नहीं जड़े हैं जो वहाँ कोई नोच लेगा। जयराम ने मिन्नत करके कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है चंपू, अगर कुछ कसर है तो वह भी मिट जाएगी। भला सोचो, यह कैसे मुमकिन है कि एक देवी उन सोहदों के बीच में पिकेटिंग करने जाए और मैं बैठा रहूं? मेरा वहाँ रहना जरूरी है। अगर कोई बात आ पड़ी तो कम से कम मैं लोगों को समझा तो सकूँगा। चंपू ने जल कर कहा, यह क्यों नहीं कहते कि कोई और ही चीज़ खींचे लिए जाती है? जयराम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, यह बात तुम्हारे दिल से नहीं कंठ से निकल रही है, और कतरा कर निकल गया। फिर द्वार पर खड़ा होकर बोला, शहर में 3 लाख से कुछ ही कम आदमी हैं, कमेटी में भी 30 मेंबर हैं, मगर सब के सब जी चुरा रहे हैं। लोगों को अच्छा बहाना मिल गया कि शराब खानों पर धरना देने के लिए स्त्रियों ही की ज़रूरत है। आखिर क्यों? स्त्रियों ही को इस काम के लिए उपयुक्त समझा जाता है, इसीलिए कि मर्दों के सिर भूत सवार हो जाता है, और जहाँ नम्रता से काम लेना चाहिए वहाँ लोग उग्रता से काम लेने लगते हैं। वे देवियाँ क्या इसी योग्य हैं कि सोहदों के फिक्रे सुने और उनकी कुदृष्टि का निशाना बने? कम से कम मैं यह नहीं देख सकता। वह लंगड़ाता हुआ घर से निकल पड़ा। चम्मू ने फिर उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। रास्ते में एक स्वयंसेवक मिल गया। जयराम ने उसे साथ लिया और एक तांगे पर बैठकर चला। शराब खाने से कुछ दूर इधर एक लेमनेड बर्फ की दुकान थी। उसने तांगे को छोड़ दिया और वॉलंटियर को शराब खाने भेजकर खुद उसी दुकान में जा बैठा। दुकानदार ने लेमनेड का एक गिलास उसे देते हुए कहा, बाबूजी, कल वाले चारों बदमाश आज फिर आए हुए। आपने न बचाया होता तो आज शराब या ताड़ी की जगह हल्दी गुड़ पीते होते। जयराम ने गिलास लेकर कहा, तुम लोग बीच में न कूद पड़ते तो मैंने उस सबों को ठीक कर लिया होता। दुकानदार ने प्रतिवाद किया, नहीं बाबूजी, वह सब छंटे हुए गुंडे हैं, मैं तो उन्हें अपनी दुकान के सामने खड़ा भी नहीं होने देता। चारों 3-3 साल काट आए हैं। अभी 20 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक स्वयंसेवक आकर खड़ा हो गया। जयराम ने सचिंत होकर पूछा, कहो, वहाँ क्या हो रहा है? स्वयंसेवक ने कुछ ऐसा मुंह बना लिया जैसे वहाँ की दशा कहना वह उचित नहीं समझता, और बोला, कुछ नहीं, देवी जी आदमियों को समझा रही हैं। जयराम ने उसकी ओर अतृप्त नेत्रों से ताका, मानो कह रहे हों, बस इतना ही, इतना तो मैं जानता ही था। स्वयंसेवक ने एक क्षण बाद फिर कहा, देवियों का ऐसे सोहदों के सामने जाना अच्छा नहीं। जयराम ने अधीर होकर पूछा, साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या बात है? स्वयंसेवक डरते डरते बोला, सब के सब उनसे दिल लगी कर रहे हैं, देवियों का यहाँ आना अच्छा नहीं। जयराम ने और कुछ न पूछा, डंडा उठाया और लाल लाल आंखें निकाले बिजली की तरह कौंध कर शराब खाने के सामने जा पहुंचा और मिसेस सक्सेना का हाथ पकड़कर
पीछे हटाता हुआ शराबियों से बोला, अगर तुम लोगों ने देवियों के साथ जरा भी गुस्ताखी की तो तुम्हारे हक में अच्छा न होगा। कल मैंने तुम लोगों की जान बचाई थी, आज इसी डंडे से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ कर रख दूंगा। उसके बदले हुए तेवर को देखकर सब के सब नशेबाज घबरा गए। वे कुछ कहना चाहते थे कि मिसेस सक्सेना ने गंभीर भाव से पूछा, आप यहाँ क्यों आए? मैंने तो आपसे कहा था अपनी जगह से न हिलिएगा। मैंने तो आपसे मदद न मांगी थी। जयराम ने लज्जित होकर कहा, मैं इस नीयत से यहाँ नहीं आया था, एक ज़रूरत से इधर आ निकला था। यहाँ जमाव देख कर आ गया। मेरे ख्याल में आप यहाँ से चलें। मैं आज कांग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश करूँगा, किस काम के लिए पुरुषों को भेजें। मिसेस सक्सेना ने तीखे स्वर में कहा, आपके विचार में दुनिया के सारे काम मर्दों के लिए हैं। जयराम, मेरा यह मतलब न था। मिसेस सक्सेना, तो आप जाकर आराम से लेटें और मुझे अपना काम करने दें। जयराम वहीं सिर झुकाए खड़ा रहा। मिसेस सक्सेना ने पूछा, अब आप क्यों खड़े हैं? जयराम ने विनीत स्वर में कहा, मैं भी यहीं एक किनारे खड़ा रहूँगा। मिसेस सक्सेना ने कठोर स्वर में कहा, जी नहीं, आप जाएं। जयराम धीरे धीरे लदी हुई गाड़ी की भांति चला और आकर फिर उसी लेमनेट की दुकान पर बैठ गया। उसे जोर की प्यास लगी थी। उसने एक गिलास शरबत बनवाया और सामने मेज पर रखकर विचार में डूब गया, मगर आंखें और कान उसी तरफ लगे हुए थे। जब कोई आदमी दुकान पर आता, वह चौंक कर उसकी तरफ ताकने लगता। वहाँ कोई नई बात तो नहीं हो गई। कोई आध घंटे बाद वही स्वयंसेवक फिर डरा हुआ सा आकर खड़ा हो गया। जयराम ने उदासीन बनने की चेष्टा करके पूछा, वहाँ क्या हो रहा है जी? स्वयंसेवक ने कानों पर हाथ रखकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता बाबूजी, मुझसे कुछ न पूछिए। जयराम ने एक साथ ही नम्र और कठोर होकर पूछा, फिर कोई छेड़छाड़ हुई? स्वयंसेवक, जी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। एक आदमी ने देवी जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़ी। जयराम निस्पंद बैठा रहा, पर उसके अंतराल में भूकंप सा मचा हुआ था। बोला, उनके साथ के स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं? खड़े हैं। देवी जी उन्हें बोलने ही नहीं देती। तो क्या बड़े जोर से धक्का दिया? जी हाँ, गिर पड़ी, घुटनों में चोट आ गई। वे आदमी साथ पी रहे हैं थे। जब एक बोतल उड़ गई तो उनमें से एक आदमी दूसरी बोतल लेने चला। देवी जी ने रास्ता रोक लिया, बस उसने धक्का दे दिया। वही जो काला काला मोटा सा आदमी है, कल वाले चारों आदमियों की शरारत है। जयराम उन्माद की दशा में वहाँ से उठा और दौड़ता हुआ शराब खाने के सामने आया। मिसेस सक्सेना सिर पकड़े जमीन पर बैठी हुई थी और वह काला मोटा आदमी दुकान के कटघरे के सामने खड़ा था। 50 आदमी जमा थे। जयराम ने उसे देखते ही लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाई कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। मालूम होता था उसके हाथ फौलाद के हो गए हैं। सहसा मिसेस सक्सेना ने आकर उसका फौलादी हाथ पकड़ लिया और भवें सिकोड़ कर बोली, छोड़ दो इसकी गर्दन, क्या इसकी जान ले लोगे? जयराम ने और जोर से उसकी गर्दन दबाई और बोला, हाँ ले लूँगा, ऐसे दुष्ट की यही सजा है। मिसेस सक्सेना ने अधिकार गर्व से गर्दन उठाकर कहा, आपको यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। एक दर्शक ने कहा, ऐसा दबाओ बाबूजी कि साला ठंडा हो जाए। इसने देवी जी को ऐसा ढकेला कि बेचारी गिर पड़ी। हमें तो बोलने का हुक्म नहीं है, नहीं तो हड्डी तोड़ कर रख देते। जयराम ने शराबी की गर्दन छोड़ दी। वह किसी बाज के चंगुल से छूटी हुई चिड़िया की तरह सहमा हुआ खड़ा हो गया। उसे एक धक्का देते हुए उसने मिसेस सक्सेना से कहा, आप यहाँ से चलती क्यों नहीं? आप जाएं, मैं बैठता हूँ। अगर एक छटांग शराब बिक जाए तो मेरा कान पकड़ लीजिएगा। उसका दम फूलने लगा। आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह खड़ा न रह सका। जमीन पर बैठकर
रुमाल से माथे का पसीना पोंछने लगा। मिसेस सक्सेना ने परिहास करके कहा, आप कांग्रेस नहीं हैं कि मैं आपका हुक्म मानूं। अगर आप यहाँ से न जाएंगे तो मैं सत्याग्रह करूँगी। फिर एकाएक कठोर होकर बोली, जब तक कांग्रेस ने इस काम का भार मुझ पर रखा है, आपको मेरे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के सामने आपको इसका जवाब देना होगा। जयराम तिलमिला उठा, बिना कोई जवाब दिए लौट पड़ा और वेग से घर की तरफ चला। पर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था उसकी गति मंद होती जाती थी, यहाँ तक कि बाजार के दूसरे सिरे पर आकर वह रुक गया। रस्सी यहाँ खत्म हो गई। उसके आगे जाना उसके लिए असाध्य हो गया। जिस झटके ने उसे यहाँ तक भेजा था उसकी शक्ति अब शेष हो गई थी। उन शब्दों में जो कटुता और चोट थी, उसमें अब उसे सहानुभूति और स्नेह की सुगंध आ रही थी। उसे फिर चिंता हुई, न जाने वहाँ क्या हो रहा है। कहीं उन बदमाशों ने और कोई दुष्टता न की हो या पुलिस न आ जाए। वह बाजार की तरफ मुड़ा, लेकिन एक कदम ही चलकर फिर रुक गया। ऐसे पसोपेश में वह कभी न पड़ा था। सहसा उसे वही स्वयंसेवक दौड़ता आता दिखाई दिया। वह बदहवास होकर उससे मिलने के लिए खुद भी उसकी तरफ दौड़ा। बीच में दोनों मिल गए। जयराम ने हाँफते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो? स्वयंसेवक ने दम लेकर कहा, बड़ा गजब हो गया बाबूजी। आपके आने के बाद वह काला शराबी बोतल लेकर दुकान से चला तो देवी जी दरवाजे पर बैठ गई। वह बार बार देवी जी को हटाकर निकलना चाहता है, पर वह फिर आकर बैठ जाती हैं। धक्कम धक्के में उनके कुछ कपड़े फट गए हैं और कुछ चोट भी। अभी बात पूरी न हुई थी कि जयराम शराब खाने की तरफ दौड़ा। जयराम शराब खाने के सामने पहुंचा तो देखा मिसेस सक्सेना के चारों ओर स्वयंसेवक दुकान के सामने लेटे हुए हैं और मिसेस सक्सेना एक किनारे सिर झुकाए खड़ी हैं। जयराम ने डरते डरते उनके चेहरे पर निगाह डाली। आंचल पर रक्त की बूंदें दिखाई दी। उसे फिर कुछ सुध न रही। खून की वह चिंगारियाँ जैसे उसके रोम रोम में समा गईं। उसका खून खौलने लगा, मानो उसके सिर खून सवार हो गया हो। वह उन चारों शराबियों पर टूट पड़ा और पूरे जोर के साथ लकड़ी चलाने लगा। एक एक बूंद की जगह वह एक एक घड़ा खून बहा देना चाहता था। खून उसे कभी इतना प्यारा न था। खून में इतनी उत्तेजना है इसकी उसे खबर न थी। वह पूरे जोर से लकड़ी चला रहा था। मिसेस सक्सेना कब आकर उसके सामने खड़ी हो गई उसे कुछ पता न चला। जब वह जमीन पर गिर पड़ी तब उसे जैसे होश आ गया हो। उसने लकड़ी फेंक दी और वहीं निश्चल निस्पंद खड़ा हो गया, मानो उसका रक्त प्रवाह रुक गया है। चारों स्वयंसेवकों ने दौड़कर मिसेस सक्सेना को पंखा झलना शुरू किया। दुकानदार ठंडा पानी लेकर दौड़ा। एक दर्शक डॉक्टर को बुलाने भागा, पर जयराम वहीं बेजान खड़ा था, जैसे स्वयं अपने तिरस्कार भाव का पुतला बन गया हो। अगर इस वक्त कोई उसके दोनों हाथ काट डालता, कोई उसकी आंखें लाल लोहे से फोड़ देता, तब भी वह चूं न करता। फिर वहीं सड़क पर बैठकर उसने अपने लज्जित, तिरस्कृत, पराजित मस्तक को भूमि पर पटक दिया और बेहोश हो गया। फिर वहीं सड़क पर बैठकर उसने उसी वक्त उस काले शराबी ने बोतल ज़मीन पर पटक दी और उसके सिर पर ठंडा पानी डालने लगा। एक शराबी ने लाइसेंसदार से कहा,
तुम्हारा रोजगार अन्य लोगों की जान लेकर रहेगा। अब तो अभी दूसरा ही दिन है। लाइसेंसदार ने कहा, कल से मेरा इस्तीफा है। अब स्वदेशी कपड़े का रोजगार करूंगा, जिसमें जस भी है और उपकार भी। शराबी ने कहा, घाटा तो बहुत रहेगा। दुकानदार ने किस्मत ठोंक कर कहा, घाटा नफा तो जिंदगानी के साथ है। बस मित्रों, इतनी सी थी कहानी। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब